नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए, सभी अच्छे रहें। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ घोष अघोष, वर्णमाला के अंतर्गत घोष अघोष। घोष अघोष की मतलब कौन से वर्ण हैं जो घोष होते हैं और कौन से वर्ण हैं जो सघोष होते हैं। इससे पहले मैंने वर्णमाला के बारे में सारा का सारा पढ़ाया हुआ है। स्वर का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, व्यंजन का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, किसका कौन सा उच्चारण स्थान है ये भी बताया हुआ है मैंने। और अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो या कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी कमी रह गई होगी उसे मैं पूरा करूँगी। तो चलिए आज मैं घोष अघोष पढ़ाऊँगी वर्णमाला के अंतर्गत। ये जितनी सारी ये जो हमारी वर्णमाला है इसमें कौन से ऐसे वर्ण हैं जो घोष हैं, कौन से अघोष हैं, क्योंकि ये पेपरों में पूछे जाते हैं। एक वर्ण को दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है बताओ ये घोष है या अघोष है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं घोष अघोष बता देती हूँ। उसके बाद जो है मैं प्रश्न में कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको समझा दूंगी थोड़ा सा, जैसे पेपरों में आता है, मैंने देखा है किसी भी कंपटीशन में, तो वो मैं आपको समझा भी दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि घोष अघोष कौन सा वर्ण घोष है और कौन सा अघोष है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि जो स्वर हैं हमारे वो 11 हैं, 2 अयोगवाह हैं। इनके बारे में मैंने स्वर के वीडियो में समझा दिया है, पीछे वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये व्यंजन है, व्यंजन में 25 तो स्पर्श व्यंजन है, यानी कि ये स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या 25 है, 5 की संख्या है इनकी। और ये 5 जो है वर्ग हैं, इनकी संख्या 25 है। 4 ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। और 2 जो है ये जो डै ढै दिया हुआ है, डै ढै, इसका 2 रूप होता है, यानी कि ये 2 गुणों को धारण करता है। तो दूसरा गुण और धारण करता है वो क्या है? वो होता है अड़ अढ़, यानी कि पहाड़। हमें जैसे लिखना होता है पहाड़, तो हम पहाड़ में कैसे लिखते हैं? प हा पर आ का मात्रा है और ये अड़, तो ये पहाड़ हो गया, यानी कि ये इसी का दूसरा रूप होता है। ठीक है, अब जैसे ढै है, ये ढै है, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा रूप है अड़ है, इसको कहते हैं अड़ है, इसको कहते हैं अड़े। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मान लिया हम लिखते हैं बाढ़ है, बाढ़ है, बाढ़ है, जो बाढ़ आई हुई होती है नदी के उफान से, पानी बरसात के महीने में, तो उसे बाढ़ कहा जाता है। इसमें देखिए ये क्या है? बाढ़ लिखा हो, यानी इसका प्रयोग किया गया। तो मतलब ये दोनों क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन, यानी कि 2 गुणों को धारण करने वाले व्यंजन। एक जगह तो ये इस रूप में भी होते हैं और दूसरी जगह पर ये इस रूप में भी होते हैं। तो इस रूप को देखिए मैं बताती हूँ आपको, इस रूप में कैसे होते हैं ये, इस रूप में ये कैसे होते हैं? जैसे डै से डलिया, डै से डलिया, है ना, ऐसे होता है ना, डै से डलिया। अब ये यहीं आ गया, ये किनारे भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जो ये है दोनों, ये बाद में भी आ सकता है और किनारे भी आ सकता है। जैसे अब मैं इसको ढै का प्रयोग करके दिखाती हूँ, ये पहले भी आ सकता है। जैसे ढ ढ स, है ना, ढाढ़स, ढाढ़स, ऐसे ढाढ़स बंधाना, किसी को धैर्य बंधाना, है ना, सांत्वना देना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं ढाढ़स बंधाना, है ना। तो इनका प्रयोग तो किसी शब्द में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन इनका प्रयोग पहले नहीं आ सकता, या तो बाद में होगा या बीच में होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं?
दो गुणों को धारण करने वाले व्यंजन हैं। यानी इनका एक गुण तो ये है और दूसरा इनका ये है। एक रूप में ऐसे होते हैं, दूसरे रूप में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा कि स्वर जो है वो 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 जो है ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। टोटल सबको मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, पीछे वाले वीडियो में देख लेना, सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हमें पढ़ना क्या है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना ये है, हमें पढ़ना है घोष और अघोष, यानी कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण जो हैं ये घोष हैं और कौन से अघोष हैं। अब मैं पहले घोष अघोष की परिभाषा देख लेते हैं। घोष को सघोष भी कहा जाता है, घोष को सघोष भी कहा जाता है। सघोष, घोष को जो है सघोष भी कहा जाता है, यानी कि जो घोष सहित हो। अब घोष माने क्या होता है, सघोष का मतलब क्या होता है। सघोष का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो यहाँ स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्री का मतलब जिनसे आवाज निकलती है। यहाँ पर 2 झिल्लियाँ ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दोनों एक में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिनका जोर स्वर तंत्रियों पर पड़ता है उन वर्णों के उच्चारण में वे बिल्कुल एक दूसरे से झंकृत होकर के अलग हो जाती हैं। लेकिन जिनका जोर स्वर तंत्रियों पे नहीं पड़ता है, मुंह से ही उच्चारित हो जाता है, यानी कंठ से बाहर ही उच्चारित हो जाता है, उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ ज्यों की त्यों रहती हैं, ऐसे चिपकी हुई ही रहती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और जो अघोष होते हैं, अभी मैंने बता दिया, दोनों ही बता दिया, लेकिन अघोष में फिर से बता देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अघोष उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ से ही, यानी मुंह के भागों से ही उच्चारण हो जाता है, स्वर तंत्रियों का यानी कंठ खुलता ही नहीं है, स्वर तंत्रियाँ ज्यों की त्यों रहती हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। आइए प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। जैसे यह है अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये हमारे जो हैं 2 अयोगवाह को लेके स्वर जो हैं ये 11 हैं, 2 अयोगवाह हैं। ये सारे के सारे ये जो है घोष भी है और अनुनासिक वर्ण भी है। ठीक है, क्योंकि यह जो है नाक से उच्चारित अंग, लेकिन गला भी खुल जाता है, गला भी खुल जाता है, इसलिए यह जो है घोष वर्ण है और अनुनासिक वर्ण है। घोष भी है और अनुनासिक भी है। लेकिन जो विसर्ग है, विसर्ग कहते अह, आह जैसे जब हम उच्चारित करते हैं अह, तो ये जो है कंठ से ही मुंह से बाहर आ जाता है और गला नहीं खुलता। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, एक घोष है एक अघोष है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये स्वर जो स्वर पूरे के पूरे स्वर हैं ये क्या हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते, देखिए अ आ, इ ई, उ ऊ, यानी कि जैसे ही हम इनका उच्चारण करते हैं तो पूरा गला खुल जाता है और ये हमारा जो यहाँ पर जोर पड़ता है, यानी कि स्वर तंत्रियाँ जो हैं वो झंकृत होती हैं, दोनों जो एक में चिपकी हुई होती हैं स्वर तंत्रियाँ। अगर वो स्वर तंत्रियाँ ना हो तो हम गूंगे कहे जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो जो फेफड़े से जो ध्वनि ऊपर को आती है वो स्वर तंत्रियों से आकर के टकराती है और जिस प्रकार का वर्ण हम बोलना चाहते हैं, जो भी हम बोलना चाहते हैं, उसी के अनुसार स्वर तंत्री जो है उसको गले के बाहर निकालती है। ठीक है ना, तो जो स्वर हैं
इनका उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्री है ये झंकृत होती है, यानी कि कहते हैं आ, पूरा गला खुल गया और यहाँ तक पूरा जोर जाता है, यानी स्वर तंत्रियाँ हमारी क्या होती हैं, झंकृत होती हैं। ठीक है ना। तो पूरे के पूरे स्वर क्या हैं, घोष हैं। ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन में। अब व्यंजन में हम आते हैं, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। तो आइए हम उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण करेंगे सबसे पहले क वर्ग का। क वर्ग का हम पहले उच्चारण करेंगे। ठीक है। अब बोलते हैं क ख, है ना, क ख, यानी कि गला खोलने की जरूरत ही नहीं है। क ख जो है वो गले के बाहर ही मुंह से ही निकल जाता है। ठीक है ना, यानी कि हमारी स्वर तंत्रियों पर कोई जोर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो क ख क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए। एक बार प्रैक्टिकली आप भी बोल के देखना, जब पढ़ना मेरा वीडियो देखना तब आप भी बोल के देखना। क ख इसे हम जब बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, यानी गले पे जोर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आराम से भूल जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, अघोष हो गए, अघोष हो गए। ठीक है। अब इनको देखते हैं, क्या ये भी अघोष हैं या भी ये सघोष हैं, क्या है ये। तो बोलिए, हमारे साथ बोलिए आप, ग घ ng, यानी कि जैसे ही हम ग कहते हैं पूरा कंठ खुल जाता है और हमारी जो यहाँ स्वर तंत्रियाँ दोनों चिपकी हुई होती हैं वो झंकृत हो जाती हैं, आपस में टकराती हैं। ठीक है। तो ग हो गया। उसके बाद जब हम घ का उच्चारण करते हैं तो भी गला पूरा खुल जाता है, यानी जो ये कंठ है ये खुल जाता है और जो है घ का उच्चारण निकलता है तब, यानी कि जो है ढेर सारी तो सांस बाहर आती है और जो ये स्वर तंत्री है झंकृत होती है। ऐसे ही इसका उच्चारण करते हैं, कहते हैं ग, है ना, ऐसे बोलते हैं। हंसीएगा मत। ठीक है। ये वर्णमाला ऐसी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाऊंगी तो कैसे जानोगे आप। तो न जब हम कहते हैं तो भी ये गला पूरा खुल जाता है और जो हमारी स्वर तंत्री हैं ये झंकृत होती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये तीनों हैं ये क्या होती हैं, घोष होती हैं। क्या होती हैं, ये घोष होती हैं। और ये क्या होती हैं, अघोष होती हैं। अब सिंपल सा, यानी कि जो इतना है ये पूरा का पूरा हम स्पर्श व्यंजन में अभी देख रहे हैं, अभी इनमें नहीं आए हैं। ठीक है। तो जो पूरा का पूरा ये स्पर्श व्यंजन जो पांचों है, इसमें से जो ये पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा क्या है, अघोष है। पहला दूसरा क्या है, अघोष है। और तीसरा चौथा पांचवा क्या है, ये घोष है। क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें के उच्चारण में हमारा गला कंठ खुल जाता है और जो यहाँ की स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो झंकृत करती हैं। अब आप कहोगे मैडम हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ झंकृत हो रही हैं। तो देखिए, जब आप इनका उच्चारण करेंगे इन तीनों का, तो जो कंठ हमारा होता है ना वो खुल जाता है, ये तो एहसास कर सकते हो आप। और गले पर जोर पड़ता है, गए, है ना, तो कंठ खुल जाता है और गले पर जोर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि यहाँ भी कुछ प्रतिक्रिया हो रही थी, ये भी योगदान दे रहा है। तो वहाँ दो स्वर तंत्रियाँ होती हैं जो आपस में झंकृत होती हैं, उन्हीं को स्वर तंत्री कहा जाता है। तो जब गला खुल जाए और गले पर जोर पड़े तो वे वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गले पर जोर पड़ता है, कंठ खुल जाता है, वे सभी क्या होते हैं, घोष होते हैं। जिनका उच्चारण करते समय कंठ खुलता नहीं है, मुंह से ही उच्चारित हो जाता है आराम से, सामान्य रूप से, तो वो अघोष होते हैं। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब कि ये तीनों के तीनों घोष हैं और जो है ये दोनों, ये क्या हैं, ये अघोष हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, अघोष हैं। ये अघोष हैं, पहला दूसरा अघोष है,
और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो था स्पर्श व्यंजन। ये 25 जो हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये सभी के सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। और इन स्पर्श व्यंजन का जो पांचों वर्ग हैं, इनमें पहला, दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है घोष होता है। अब हम आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, यानी ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये घोष है या घोष है। तो देखिए, मैंने जो परिभाषा बताई है उसके अनुसार य, र, ल, व, यानी कि चार के चारों जो हैं ये घोष हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारा गला खुल जाता है और जो है स्वरतंत्रियां झंकृत होती हैं। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? चारों घोष होते हैं। लेकिन जो ये ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन जो होता है ये क्या होता है? मैंने लिख दी, पहले वाले में ये सब बताया हुआ है, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख रही हूँ। ऊष्म व्यंजन में जो श है, श है और स है, ये तीनों के तीनों है को छोड़कर, है को छोड़कर, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अघोष हैं। अब अघोष क्यों है? क्योंकि जब हम श कहते हैं गला बंद हो जाता है, जब षटकोण वाला श कहते हैं तो गला बंद हो जाता है, जब सरौता वाला श कहते हैं तब भी गला बंद हो जाता है। यानी स श का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा गला बंद हो जाता है, मुंह से ही, मुंह के सभी भागों से मिल करके ही इसका उच्चारण हो जाता है, इसलिए ये अघोष है। क्या है ये? अघोष है। यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये घोष हैं, और जो ऊष्म व्यंजन है ये है को छोड़कर, है को छोड़ करके ये जो तीन है स ये घोष अघोष हैं। जो स हैं ये अघोष हैं। अब सोच, अब आप ये कह रहे होगे कि मैडम है भी सैके में ही, यानी ऊष्म व्यंजन में ही आता है भी ऊष्म व्यंजन में ही आता है, तो वो सब अघोष क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम है का उच्चारण करते हैं तो हमारा गला जो है वो खुल जाता है। ठीक है, गला खुल जाता है और स्वर तंत्रियां हमारी झंकृत होती हैं, है ना, पूरा कंठ जो है यहाँ का ये खुल जाता है और स्वर तंत्रियां झंकृत हुई, गले पर जोर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या है? घोष है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्ण और है वर्ण जो है हमारा ये, और ये चारों अंतस्थ व्यंजन जो है ये घोष हैं। ठीक है, और जो ये श है ये अघोष हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय स के गला बंद हो जाता है, मुंह से ही उच्चारित हो जाता है। अब जो छ त्र ज्ञ स्र है ये इन्हीं में से लिया गया है, इन्हीं का पार्ट है, तो इसलिए ये जो हैं इन्हीं में आ जाएंगे, तो इन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, यानी कि जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो इसमें एक तो निकलेगा अघोष, दूसरा निकलेगा सघोष, ऐसे ऐसे होगा, है ना। तो संयुक्त व्यंजन चूंकि इन्हीं में से मिल करके बने हुए हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है सघोष अघोष में। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बता दिया। इसी में एक चीज और बता देती, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसमें ज़्यादा घोष पोछ हो गया है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये ट वर्ग में दो वर्ण ऐसे हैं जो दो गुणों को धारण करते हैं। ट वर्ग में दो वर्ण ऐसे हैं जो दो गुणों को धारण करते हैं। एक तो ये रूप है इनका ड और ढ, यानी ड से डलिया, ढ से ढक्कन। लेकिन दूसरा रूप है इनका, नीचे यहाँ बिंदी लग जाती है दोनों में, और तब ये क्या कहे जाते हैं? अड़े और अढ़े।
औड़े और औढ़े। ठीक है, तो ये मैंने बताया नहीं था, तो ये भी देख लीजिए कि जिस तरह से ये पहले और दूसरे वर्ण सभी स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग जो है ये अघोष हैं, तीसरे चौथे और पांचवें जो है ये घोष हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों कहाँ आता है, घोष में आता है, तो ये दोनों भी घोष में ही आएंगे, यानी ये दोनों भी घोष कहे जाएंगे। घोष कह लो या फिर इन्हें सघोष कह लो। ठीक है, ये दोनों भी घोष ही कहे जाएंगे। अब तो कुछ नहीं रह गया, पूरा का पूरा बता दिया मैंने। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ाना था। थोड़ा अभी इसमें और कुछ बताने लग जाऊंगी तो बड़ा सा हो जाएगा, फिर आप ऊब जाओगे, देखोगे नहीं। ठीक है ना, तो प्लीज़ मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी, आप परेशान मत होइए और इसे आराम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे बच्चों वाला पढ़ा रही हैं मैडम। ये छोटे छोटे बच्चों वाला नहीं है, ये तो IAS PCS में भी पूछे जाते हैं। जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है हमारे देश की, IAS PCS की, उसमें भी ये पूछे जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए मैं कैसे बताती हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं। अभी तो मैंने सारा पढ़ा दिया है, तुरंत का तुरंत पढ़ाया है, तो आपको याद जरूर रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अभी ना पढ़ाऊँ, ना ही पढ़ाया होता और प्रश्न रख दिया होता तो शायद आपको याद नहीं होता, नहीं बता पाते। चलिए देखते हैं कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लिया ये दिया हुआ है, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये घोष है या अघोष है। अघोष है। ठीक है, अब ये पूछ लिया, अब इसमें यहाँ घोष अघोष कुछ और दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। अब आपको बताना होगा या फिर ये लिखेगा ये क्या है, ऐसे भी पूछ सकता, लिख करके वर्ण लिख देगा और पूछेगा ये क्या है। अब नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको देखना है कि वो क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको पढ़ाया है कि ये क्या है, अघोष है, क्योंकि इसके उच्चारण में अड़े, इसके उच्चारण में कंठ बंद हो जाता है, गले पर कोई जोर नहीं पड़ता, स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती। जब कंठ ही बंद हो जाएगा, गले पर जोर ही नहीं पड़ेगा, तो वो मुंह से उच्चारित होगा, और जो मुंह से उच्चारित होंगे वो अघोष होंगे। ठीक है, और जिनका उच्चारण करते समय गला खुल जाएगा, गले पर जोर पड़ेगा, यानी स्वर तंत्रियों पर जोर पड़ेगा, वो सघोष होंगे, घोष होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ देती हूँ, कमेंट में लिख के बताइएगा कि वो क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं ये लिख देती हूँ, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे देती हूँ। पहला है अघोष, दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तीसरा है ख लिख दूं यहाँ पे। तीसरा है व्यंजन, और चौथा है अनुस्वार। अब ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आपको बताना है, इसमें से कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। कै सही होगा, ख सही होगा, गै होगा या घै होगा। ठीक है, चलिए बस इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अगर कुछ यहाँ पर त्रुटि दिखाई देती होगी, आपको गलत दिखाई देता होगा या जो कुछ होगा,
तो वो कमेंट में मुझे बताइएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसका जवाब देना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब लोग जो है हाईएस्ट लेवल का पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते, छोटे छोटे को नहीं पढ़ते हैं और इसी में वो मार खा जाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में से घोष, अघोष और बहुत सारी चीज़ें, महाप्राण, अल्पप्राण, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, उच्चारण स्थान, उच्चारण और नाम उनके, तो ये स्वर व्यंजन है ना, बहुत सारी चीज़ें जितने मैंने पढ़ा दिए हैं प्लेलिस्ट में जा करके सारी की सारी वीडियो देख लेना। स्वर के भी हैं, व्यंजन के भी हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है और ध्यान से पढ़िए। कहीं भी पेपर में बैठ जाएंगे तो इनमें से अगर प्रश्न आता है, 2 प्रश्न जरूर आ जाते हैं, वो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। तो चलिए खुद भी देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, और बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए।